हेलो स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये पढ़ लिया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो वर्ड थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो होता था चार्ज, स्टैटिक मीन्स होता था रेस्ट, मतलब चार्ज को रेस्ट पर स्टडी करना ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब तक की स्टडी में जितना भी हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भाई चार्ज कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, और दो टाइप का चार्ज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी पढ़ लिया कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये दोनों ही क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। और पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव के साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो ये एक बड़ी बेसिक सी बात है जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। बट व्हाट अबाउट कि जब ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे तो जिस फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस फोर्स के साथ ये रिपेल कर रहे हैं, कितनी फोर्स होगी वो, क्या उसकी वैल्यू होगी। देखो याद करो, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें क्या पढ़ा था कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी होती है, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, बीच का डिस्टेंस हो गया r, तो ये दोनों एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते थे। बट उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। F = g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जस्ट सिमिलर टू दिस फॉर्मूला, यहां भी एक फॉर्मूला है जो ये बताएगा कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि ये लगा लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बेस है वो यही लॉ है। इस लॉ के ऊपर पूरी बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आगे जितने भी कंसेप्ट है, अगर ये लॉ ना होता तो समझ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फॉर्मेशन ही गलत थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला लॉ आता है वो आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। कूलम साइंटिस्ट का नाम है, पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, ये पूरा नाम था कूलम का। उसने बताया कि भाई कहीं भी चार्ज हो, ये चार्ज हमारे पास Q1, दूसरा चार्ज हमारे पास Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। तो ये दोनों चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, वो डिपेंड करेगा इनकी पोलैरिटी के ऊपर। अगर दोनों सेम है तो रिपेल कर देंगे, अगर दोनों अलग अलग हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो जो फोर्स होगी, ये लो ये कहता है कि दैट फोर्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance r placed in air or vacuum, या तो एयर में रखे हो या वैक्यूम में रखे हो, इन द बोथ केसेस। ये ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों चार्जेस की प्लेसमेंट कहां रखी है, या तो एयर में या वैक्यूम में। ये सिर्फ उसकी बात है, अगर मीडियम बदलता है तो फोर्सेस बदल जाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r are placed in air or vacuum, then they will attract or repel each other with a force F, which is always directly proportional to the magnitude Q1 and Q2, which is always directly proportional to product of magnitude of two charges। अब देखो मैंने यहां मोड का साइन लगाया। मोड का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, यहां चार्ज पॉजिटिव है, रिपेल कर देगा, यहां पॉजिटिव है, नेगेटिव अट्रैक्ट कर देगा। जैसे मैंने लिया 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, रिपेल करेगा। यहां 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहां -10 कूलम का नेगेटिव चार्ज ले लिया, बिल्कुल सेम डिस्टेंस है। अब देखोगे दोनों ही केस में प्रोडक्ट 10 × 10 100, 10 × 10 100 है, बट इसमें माइनस, इसमें प्लस है, तो यहां प्लस लेना है, हमने पॉजिटिव लेना है। मोड का मतलब ये है, यहां माइनस साइन नहीं लेना, ये नेगेटिव साइन बस इतना बता देगा कि भाई इनके बीच में तो अट्रैक्शन होगी और इनके बीच में रिपल्शन होगी। और हमने सिर्फ ये देखना है
कि उनका प्रोडक्ट कितना है। सिंगल चार्ज की बात नहीं करनी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने एक 10 कूलम का चार्ज लिया और एक 4 कूलम का चार्ज लिया, इनके बीच का डिस्टेंस है r। फिर मैंने लिया 8 कूलम का चार्ज और यहां लिया 5 कूलम का चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस भी r है। अगर मैं कहता हूं इनके बीच की फोर्स F है, तो इनके बीच कितनी होगी बताओ? इसमें ज्यादा फोर्स लगेगी या इस केस में? सोचो, तुम्हें लगेगा कि इसमें ज्यादा होनी चाहिए, बट जिन्होंने ये सोचा कि नहीं इसमें ज्यादा नहीं, दोनों में बराबर है, वो सही है। क्यों? क्योंकि 10 इंटू 4 40, 8 इंटू 5 40। तो हमने क्या देखना है? प्रोडक्ट देखना है, ना कि वैल्यूज को देखना है, सिर्फ प्रोडक्ट को देखना है। जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसमें फोर्स ज्यादा लगेगी। ये कूलम ने कहा पहला कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। फिर दूसरी बात उसने कही डिस्टेंस से रिलेटेड। उसने कहा कि जो डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा कर दोगे फोर्स उतनी कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ते थे हम, जितना दूर होती थी बॉडी उतनी फोर्स रिड्यूस हो जाती थी, जितना पास होगी फोर्स ज्यादा है। ऐसा इसने कहा कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसको बोलते हैं ना इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो कूलम्स लॉ इसको फॉलो करता है। तो F is inversely proportional to the square of the distance between the two charges Q1 and Q2. That means if we increase the distance between the two charges, force will increase, and if we increase the distance between two charges, then force will decrease. Okay? Let take an example कि अगर हम इसके डिस्टेंस को 2 गुना कर दें, if we increase the distance and make it to twice as its initial, then what will be the new force? The new force will be 4 times. क्योंकि देखो क्या होगा, r को हमने डबल कर दिया, 2r रखोगे 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4r स्क्वायर, तो F is 4 टाइम्स। रिड्यूस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इंक्रीज या डिक्रीज ये भी लिखना जरूरी है। अगर डिस्टेंस बढ़ाया है तो 4 टाइम्स तो होगी मगर कम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो दोनों कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग equation 1 and 2 we get F is directly proportional to mod of Q1 mod of Q2 upon r square, and F is equals to K Q1 Q2 upon r square। मैंने यहाँ मोड का साइन थोड़ा सा हटा दिया, बस जस्ट याद रखने के लिए कि स्केलर है, 4 स्केलर होता है, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है। अब यहाँ जो इसको हमने इक्वेशन 3 पुट कर दिया, ये जो फॉर्मूला आया इसमें जो k की वैल्यू आई, वेयर दिस k इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। देखो बेटा ये बेसिक चीजें हैं, बड़ी ध्यान से भी पढ़ लेना। अगर अभी आपने डिटेल में बड़ा ध्यान लगा के और सब चीजों को समझ लिया तो आगे कोई दिक्कतें नहीं आनी, और अभी सिर्फ समझा नहीं, बस पढ़ लिया तो आगे कुछ समझ में भी नहीं आना। इसलिए बड़ा ध्यान से समझना इसको। ये जो k आया ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये k की वैल्यू घुमा सकती है इस पूरे फॉर्मूले को, पूरी वैल्यूज को चेंज कर सकती है। k का नाम याद रखो, k का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और जिसकी वैल्यू है वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन, k की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? 2 चीजों पर डिपेंड करेगी। पहला सिस्टम ऑफ यूनिट और दूसरा नेचर ऑफ द मीडियम। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट एंड नेचर ऑफ द मीडियम। अब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या, तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, SI सिस्टम, CJ सिस्टम, MK सिस्टम, FPS सिस्टम। तो कौन सा सिस्टम हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी k की वैल्यू, और दूसरा नेचर ऑफ द मीडियम, यानी जैसे मैंने पहले बताया था दोनों चार्जेस के बीच में क्या मीडियम रखा हमने, एयर या वैक्यूम। अगर इसको चेंज करके मैं वाटर रख देता हूँ, मीका रख देता हूँ, ग्लास रख देता हूँ, कुछ और रख देता हूँ, तो इनकी वैल्यूज बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसको तो हम बाद में स्टडी करेंगे इस टॉपिक के बाद।
अभी हमने देखना सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बेसिकली तुम्हें पता है हम दो ही सिस्टम पढ़ते हैं, एसआई और सीजीएस फिजिक्स के अंदर। तो अगर मैं बात करता हूं सीजीएस सिस्टम की, इन सीजीएस सिस्टम यानी इफ वी टेक सीजीएस सिस्टम देन के की वैल्यू आएगी 1। और अगर मैं एसआई सिस्टम ले लेता हूं तो के की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। और यहां आपके लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, ये सिंबल, दिस इज नॉट ई नॉट। ये ई नॉट नहीं है, ध्यान रखना। जैसे सी बना के बीच में एक डंडा लगाना है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। 11th में भी आया था, ध्यान करो, फर्स्ट यूनिट के अंदर जब हम फोर्सेज इन नेचर पढ़ते हैं तो उसमें जो थर्ड फोर्स आई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके अंदर ये आया था, क्योंकि उसके अंदर कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है। ये वैल्यू है फॉर एयर या वैक्यूम। इसकी वैल्यू भी अगर मीडियम बदल जाता है तो बदल जाती है। ये एयर और वैक्यूम के लिए है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिशन कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने के लिए, यानी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां से क्रॉस हो सकता है, उसके बारे में यह बताता है। तो अगर हम ये वैल्यू एसआई वाली यहां पुट कर दें इक्वेशन 3 के अंदर, तो हमारा नया फॉर्मूला क्या बनेगा? F = K की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला बना, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये आपका बन गया कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा देखो, ये पूरा टॉपिक वीडियो को पॉज करके और आप इसको नोट भी कर सकते हो, एक बार इसको देख सकते हो आप, ये पूरा आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। कुछ 2-3 न्यूमेरिकल अभी हम स्टार्टिंग के करेंगे, उसके बाद क्योंकि और टॉपिक आएंगे, टॉपिक से रिलेटेड कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल आगे होंगे। तो अभी एक बेसिक से न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर इसको नोट करना है आपने तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके और सारा ये नोट कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कूलम्स लॉ का, कि अगर मैं कहूं इफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance R is F. Now magnitude of
each charge get doubled and distance is reduced to half, then find new force between them। कह रहे भाई दो चार्ज हैं, एक Q1 दूसरा Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R और फोर्स लग रही है F। अब क्या किया, दोनों का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, डिस्टेंस को आधा कर दिया, फोर्स बताओ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तुमको कितना सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं सर, मगर बेसिक क्वेश्चन सबको आना चाहिए। कईयों को बहुत आसान लगे, कईयों को ये भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं। तो फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो यही फॉर्मूला लिखेंगे, 1/4πε लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि K की वैल्यू ऐसा सिस्टम में 9 × 10⁹ हमें पता है, वो पुट कर लेंगे बाद में। तो अभी वो क्या कह रहा है कि नई फोर्स, तो नई फोर्स में क्या, K में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। Q1 कितना कर दिया भाई, डबल, 2 Q1, Q2 कितना कर दिया, डबल, 2 Q2, डिस्टेंस कितना कर दिया, हाफ आएगा, 2 2 जा 4K Q1 Q2, ये हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 4, 4 हो जाएगा ऊपर, तो 4 × 4 कितना होगा ये 16, और K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये किसके बराबर है, F के। तो F डैश कितना आया, 16 टाइम्स F। वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है कि हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का मास मान लो हमने ले लिया 10 ग्राम, 10 ग्राम की एक बॉडी है, किसी बॉक्स के अंदर एयर में है ये। तो सबको पता है एयर में तो क्या वजन कहां लगेगा, वेट कहां लगेगा, नीचे, तो नीचे गिरेगी। अब इसके ऊपर मैंने एक चार्ज दे दिया Q, वो दिया 10 माइक्रोकूलम का, और इसके नीचे एक उसी साइज की एक बॉल लगा दी। अब हमें यह पता करना है कि इस बॉल के ऊपर चार्ज कितना हो, इस बॉल के ऊपर, यानी कि मान लो ये Q1 है, तो इस Q2 की वैल्यू कितनी हो कि ये बॉल स्टेशनरी रहे, रुकी रहे। अगर इस बॉल का डिस्टेंस यहां से 10 सेंटीमीटर है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। बॉल है, वेट नीचे लग रहा है, रोकने के लिए फोर्स कहां लगानी पड़ेगी, ऊपर, तभी बैलेंस होगा। ये 10 ऊपर 10 नीचे, बैलेंस कहीं नहीं जाएगा। तो यानी कि पहली बात अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां 10 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लस का है, तो जो भी चार्ज यहां होगा वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वैल्यू कितनी होगी वो तो निकालेंगे, बट ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इसको रिपेल करेगा, फोर्स की डायरेक्शन उधर जाएगी। अगर ये नेगेटिव होगा तो अपनी तरफ ही खींच लेगा, बैलेंस नहीं होगा फिर। तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगी कि F हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, mg के। F क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, यानी कि कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू mg। यहां से निकालना क्या हमने, Q2, तो Q2 कितना आएगा, ये आएगा, यहां से Q2 निकालना है, इसको सोल्व कर लो, यानी कि mg इंटू R स्क्वायर अपॉन K इंटू Q1, बस हो गया सोल्व। मास दे रखा है 10 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लोगे आप, R की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 दे दिया 10 माइक्रो, माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। ये सारी वैल्यूज पुट करोगे आपको आंसर मिलेगा।